Dear students, I am Bhagyashree Goswami from Hygiene Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the anti-arrhythmic drugs, which is the part of Unit 3rd. हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में. कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. एक्शन पोटेंशियल, कॉजेज ऑफ कार्डियक अरिथमियाज, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्लास, फर्स्ट एजेंट्स, ड्रग स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ डिसोपायरामाइड फॉस्फेट. आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. अरिथमिया, सबसे पहले अरिथमिया होता क्या है. अरिथमिया मतलब कि रिदम में कुछ चेंजेस आ जाना, कि हार्ट की जो रिदम होती है उसमें कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस आना, उसको हम अरिथमिया कह सकते हैं. हार्ट कंडीशन वेयर डिस्टर्बेंस इन पेसमेकर इम्पल्स फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स कंडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. कि मतलब हार्ट की के जो कंडीशंस होती हैं उनमें अगर डिस्टरबेंस आ जाता है, जैसे कि पेस मेकर जो होता है उसकी इम्पल्स जो फॉर्मेशन होती है उसमें चेंजेस आना या डिस्टरबेंस होना, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स कंडक्शन. मतलब जब हम देखते हैं कि अगर किसी इम्पल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का कंडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस आ जाना. मतलब हार्ट का हम कह सकते हैं कि हार्ट की जो रिदम होती है या फिर कंडक्शन या फिर पेस मेकर जो इम्पल्स फॉर्मेशन, जो भी इम्पल्स फॉर्मेशंस होती हैं उनमें क्या होना, डिस्टरबेंस होना. ठीक है, तो उसको हम अरिथमिया कह सकते हैं. रिजल्ट इन अ रेट एंड और टाइमिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स दैट इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. कि कार्डियक जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है. तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है. तो क्या होता है कि उसकी टाइमिंग में कुछ चेंजेस आ जाना, उसके कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस आ जाना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो करता है उसके में चेंजेस आ जाना, या और क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट देता है का हमारा हार्ट, उनमें इनसफिशिएंट आना, या मतलब कुछ मतलब कमी रह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमिया बोलते हैं. उसके बाद है कार्डियक अरिथमिया इज एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट रिदम. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कार्डियक अरिथमिया होता है वो एबनॉर्मलिटी होती है हार्ट रिदम की, कि जो हार्ट की जो रिदम होती है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाना. कि मतलब हम जानते हैं जो हमारा जो हार्ट होता है वो 72 मतलब बार बीट करता है पर मिनट के अंदर, तो वो नॉर्मल होता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किसको हम कंसीडर करें कि वो मतलब कि अरिथमिया है. अरिथमिया कैसे होगा, कि मतलब ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट उसमें स्लो हो जाती है. अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट होती है, मतलब लेस देन 60 पर बीट्स पर मिनट होगी, तो उस पेशेंट को क्या हम बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया हो गया है. और अगर टैकीकार्डिया मतलब टी, जिसे हमने पहले से मतलब हम शॉर्ट फॉर्म या इजी वे में, अगर किसी बच्चे को याद नहीं होता है तो टी मतलब तेज, और टी मतलब टैकीकार्डिया मतलब तेज, हार्ट बीट का ज़्यादा फास्ट चलना या तेज चलना. तो हार्ट बीट की जो रेट होगी, मतलब हार्ट की जो रेट होगी वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है. मतलब 100 बीट से भी क्या हो रहा है, वो ज़्यादा चल रहा है या रिदम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे. तो टी से हमने याद किया तेज, मतलब टैकीकार्डिया हो गया, और ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हो गया. तो हम बात करते हैं कि हार्ट रेट क्या हुई, तेज हो गई, तो हमने टैकीकार्डिया की बात करी. अब हम बात करते हैं ड्रग्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक रिदम. कि अब हम एंटी अरिथमिक की बात करते हैं, तो क्या हो गया, ऐसी ड्रग जो प्रिवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट में यूज आती हो. कि मतलब जो कार्डियक रिदम जो है उसकी डिसऑर्डर में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज आ रही है, तो उसको हम एंटी अरिथमिक ड्रग बोल सकते हैं. डिस्टर्बेंस इन द हार्ट रेट, rhythm, impulse generation or conduction of electrical impulses responsible for membrane depolarization.
क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है हार्ट रेट में। अगर हार्ट रेट में डिस्टरबेंस हो जाता है, रिदम में डिस्टरबेंस हो जाता है, या फिर जो इम्पल्स जनरेशन होती है, जो इम्पल्स जनरेट होती है एक से दूसरी जगह, तो इम्पल्स जनरेशन में या फिर इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन होता है उसमें अगर डिस्टरबेंस आ जाता है और वहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो ड्रग्स यूज होती है उसको हम एंटी अरिथमिक ड्रग बोल सकते हैं। These disturbance can lead to alteration in overall cardiac function that can be life threatening। अगर ये जो डिस्टरबेंस है, मतलब कि मतलब ये बहुत समय तक चले, ये बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कभी तेज कभी धीरे, या फिर उसके में बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है कि पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। मतलब कि उसको मतलब कार्डियक जो हार्ट होता है वो वर्क करना बंद करने लग जाएगा। अगर हम जानते हैं कि हार्ट बंद कर देगा काम करना, तो मतलब हाँ, जो पेशेंट होता है वो उसके चांसेस होते हैं डाइड होने के, उसके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंटी कार्डियक ड्रग कंपाउंड्स यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट कार्डियक अरिथमियास, जो ऐसी ड्रग्स जो कार्डियक अरिथमिया को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उसको हम एंटी अरिथमिक ड्रग कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं कि जो इम्पल्स जनरेशन होती है वो किस वे से होती है, कितना वोल्टेज लगता है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस होगा, मतलब कोई भी स्टिमुलाई है वहाँ पे, मतलब जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्तेजित, कि मतलब कोई भी स्टिमुलस आया तो उसको डिपोलाइजेशन हुआ, सोडियम आयन इन हुए, और जो वो इलेक्ट्रॉन जो वोल्टेज होते हैं, तो थ्रेशोल्ड से फिर मतलब फिर डीपोलाइजेशन होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचेगा। एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद में उसका क्या होगा, रीपोलाइजेशन होने लगेगा। डीपोलाइजेशन कब होता है, जब सोडियम आयन अंदर जाते हैं, और रीपोलाइजेशन कब होगा, जब पोटेशियम आयन आउट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर प्रीपोलाइजेशन के बाद में हाइपरपोलाइजेशन, हाइपरपोलाइजेशन के बाद में रेस्टिंग स्टेट आ जाती है। ठीक है, ये एज ए ग्राफ की तरह शो किया हुआ है। हम जो अरिथमिया होते हैं उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर हम ईसीजी के बारे में, ईसीजी कभी होता है, वो ईसीजी ही रिदम काउंट करती है, जिसको जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, सोडियम ओपन चैनल्स होंगे। सोडियम चैनल्स क्या होंगे, वो ओपन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, सोडियम चैनल एंटर करना स्टार्ट कर जाएंगे। सोडियम चैनल जैसे ही एंटर करना स्टार्ट होंगे तो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और पोटेशियम चैनल्स जो क्या होंगे वो सेल के अंदर मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो सोडियम चैनल्स होंगे वो रिफ्रैक्टरी और सोडियम जो होंगे उनको मतलब एंट्री नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद में होगा पोटेशियम, पोटेशियम कंटिन्यूज टू लीव सेल एंड कॉज मेम्ब्रेन पोटेशियम टू रिटर्न टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो पोटेशियम का जो होगा वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूस क्या करेगा, उसको मतलब पोटेशियम निकलता रहेगा, और जो मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो और जो फिर जो रेस्टिंग स्टेट है वहां पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और जो सोडियम चैनल है वो रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो लास्ट होगा वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल है कि कैसे मतलब इम्पल्स जनरेट हो रही है। उसके बाद हम एक्शन पोटेंशियल बात करते हैं। इन सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली एक्टिव cells including neurons and muscle cell, the voltage fluctuation frequently take the form of a rapid upward spike followed by a rapid fall। इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल्स होते हैं जैसे न्यूरॉन, मसल्स, तो क्या होगा, एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है। जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगा तो उससे क्या होगा, रैपिड मतलब बहुत तेजी से वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में दीज अप एंड डाउन्स, वो ऊपर की तरफ होगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। जैसे हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे से ऊपर गए, ऊपर जाके फिर हम नीचे आ जाते हैं, तो इसी तरीके से क्या होगा, जैसे स्टिमुलस होगा
कुछ भी जनरेट होगा तो सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो दीज अप एंड डाउन साइकिल्स आर नोन एज एक्शन पोटेंशियल। जो ये अप एंड डाउन होता है साइकिल का, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पॉइंट्स। जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं उनको हमने 5 उसमें पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है द राइजिंग फेज, सेकंड है द पीक फेज, थर्ड है फॉलिंग फेज, और फोर्थ है द अंडरशूट फेज, और लास्ट है फिफ्थ जो है द रिफ्रैक्टरी फेज। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि मतलब अगर कुछ स्टिमुलस हो रहा है तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल मतलब कुछ मतलब न्यूरॉन्स की वजह से ये फ्लक्चुएशन आ रहा है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की वजह से वो ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जाने के बाद में क्या आ रहा है, फिर वो वापस नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में जिसे अप एंड डाउन होता है, इस अप एंड डाउन को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और इनको क्या किया गया है, एक्शन पोटेंशियल को 5 जो फेजेस है उनमें डिवाइड किया गया है, राइजिंग फेज, पीक फेज, फॉलिंग फेज, अंडरशूट फेज और रिफ्रैक्टरी फेज। उसके बाद हम इनकी फेजेस जीरो मतलब इनको फेजेस अलग अलग में अलग अलग क्या किया है, डिवाइड किया गया है। फेज जीरो है जिसमें फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फास्ट सोडियम चैनल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, फास्ट चैनल ओपन होने के बाद में सोडियम क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, जैसे हमने अभी ग्राफ में देखा था कि जो सोडियम क्या होगा, वो फ्लो होगा सेल के अंदर, फिर डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा, रैपिड अप स्ट्रोक होने लगेगा। अब हम फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में क्या होगा, पोटेशियम फ्लोज फ्रॉम द सेल इफ्लक्स। मतलब जो पोटेशियम है वो क्या हो रहा है, सेल के अंदर मतलब इफ्लक्स होना स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो रिस्टोर होने लग जाता है जो वोल्टास होता है उसमें। फिर उसके बाद आती है प्लेट्यू फेज, फेज 2 जिसको हम प्लेटिव फेज कहते हैं। पोटेशियम इफ्लक्स होना स्टार्ट होगा, पोटेशियम इफ्लक्स के बाद वो क्या होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। फिर उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होगा, पोटेशियम इफ्लक्स एक्सीड द कैल्शियम इन्फ्लक्स। पोटेशियम अगर पोटेशियम क्या हो रहा है, वो ज्यादा निकल रहा है, तो क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा इन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वो भी 90 मिली जो वोल्टेज है, जिसमें मिली वोल्टेज है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डाउन होने लगेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 4 की, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा वो -90 मिली जो वोल्टेज होगा उसमें क्या हो जाएगा, मतलब उसके अंदर चला जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कि मतलब इसमें वोल्टास लग रहा है, वोल्टास लगने की वजह से फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी जो पल्स जनरेशन होती है, मतलब जो कार्डियक जो रिदम बोल सकते हैं हम, अप एंड डाउन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल होगा, वो किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं उनके इन और आउट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल घटता और बढ़ता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कार्डिक अरिथमिया, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं कार्डिक अरिथमिया होने के, मतलब कारण क्या हो सकते हैं कार्डिक अरिथमिया होने के। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कार्डिक इस्चीमिया। हमने जो इस्चेमिक डिजीज थी, जो एंजाइना था, उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो वहाँ पे कम होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, हार्ट मतलब काम करना कम कर देता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो वहाँ पे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्डिक इस्चीमिया की वजह से भी क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज और सेंसिटिविटी टू ऑटोनॉमिक ट्रांसमीटर्स। इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी और जो डिस्चार्ज होता है, मतलब जो मतलब क्या होगा, ये जो ऑटोनॉमिक ट्रांसमीटर्स होते हैं वहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज या सेंसिटिविटी होने के कारण भी क्या होता है, कार्डिक अरिथमिया होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, कि मतलब अगर क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोजर आने लगते हैं उसमें, मतलब एक्सपोजर मतलब कि उसमें मतलब उसके अंदर आने लगते हैं, मतलब उसको एक्सपोज कर रहा है या टॉक्सिक सब्सटेंस परेशान कर रहा है टाइप से, तो वहां पे भी क्या होता है, कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है उसको
क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और अदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हम क्लास फर्स्ट की बात करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें है डिसोपैरामाइड, फ्लेकिनाइड, लिडोकिन, मैक्सिलेट, प्रोकेनामाइड, प्रोपिफेनॉन, क्विनिडीन, टॉकिनाइड्स। तो ये सब क्या है, क्लास फर्स्ट, जिसको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं। उसके बाद हम क्लास सेकंड की बात करते हैं, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर, जिसमें एसोमोलॉल, मीटोप्रोपिलॉल और प्रोपेनॉल। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास थर्ड, इम्यूडेरॉन, डोफेटिलाइड और सोटेलॉल। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आएगा डिलीटिज़ैम और वेपामिल। उसके बाद हम बात करते हैं अदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स में आएगा एडनोसिन और डायजॉक्सिन। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग प्लस लिपोप्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायोकार्डिया, मतलब जो हार्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है जो लिपोप्रोटीन से बनी है, मतलब वो और ड्रग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ब्लॉक सोडियम चैनल कंडक्टिविटी एंड फ्लो ऑफ सोडियम इनटू द सेल। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल कंडक्टिविटी को, और उसके बाद क्या करते हैं, ये सोडियम का क्या करते हैं, फ्लो, मतलब उसको निकलने देते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, निकलने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा फैसिलिट रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम मायोकार्डियल सेल्स, और ये क्या करेंगे, पोटेशियम जो चैनल्स होगा उसको क्या कर देते हैं, मतलब रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वीक सेपरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन एंड स्लोविंग ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ एक्साइटेशन। इसमें क्या होगा, वीक हो जाएगा, सेपरेशन वीक हो जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एक्साइटेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ड्रग स्ट्रक्चर है, क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, डिसोपैरामाइड फॉस्फेट, और उसके बाद फिनोटोइन सोडियम, लीडोकिन हाइड्रोक्लोराइड, टॉकिनाइड हाइड्रोक्लोराइड, और मैक्सिलिटेन हाइड्रोक्लोराइड, लॉरिकिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है, मैं फिर से शो कर देती हूँ। क्विनिडीन सल्फेट जो हम मलेरिया में भी है उसका यूज होता है, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद है डिसोपैराइड पायामाइड फॉस्फेट, जो हम अभी इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे। उसके बाद है फिनोटोइन सोडियम, उसके बाद है ड्रग लीडोकिन हाइड्रोक्लोराइड, टॉकिनाइड हाइड्रोक्लोराइड, मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड, लॉरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड, अमीडेरॉन और सोटेलॉन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं, ड्रग स्ट्रक्चर्स हैं। फिर उसके बाद हम अब सिंथेसिस की बात करते हैं। तो इसमें डिसोपैरामाइड फॉस्फेट, तो सबसे फर्स्ट जो है, हमने इसमें स्टार्टिंग मेटेरियल लिया है 2 फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। 2 फिनाइल एसीटोनाइट्राइल लिया है, तो और हम उसकी रिएक्शन कराएंगे 2 क्लोरोपायरिडिन के साथ में। ठीक है, 2 क्लोरोपायरिडिन के, तुम आप लोग समझ गए होंगे कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, और जो मेन जो रिंग है वो क्या है, पायरिडिन रिंग है। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, सोडा लाइम से कराएंगे। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो जो मतलब तो यहाँ जो क्लोरीन है वहां पे क्या होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, अटैकिंग होगा। ठीक है, अटैकिंग होने के बाद में हम देखेंगे कि 2 डाइफिनाइल एसीटोनाइट्राइल बन गया। ठीक है, यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल बना। फिर हमने इसकी रिएक्शन हमने कराई N2 क्लोरोइथाइल N आइसोप्रोपाइल प्रोपेन 2 अमीन के साथ में। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, 4 डी डाई आइसोप्रोपाइल अमाइनो 2 डाइफिनाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमने लिया था N2 क्लोरोइथाइल, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन के यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अटैकिंग हुआ, और ये पूरा का ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, फिर हमने इसकी रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई, तो हमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, 4 डाई आइसोप्रोपाइल अमीनो 2 डाइफिनाइल ब्यूटानामाइड। ठीक है, यहाँ पे हमें
ये वाली हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। ठीक है, इजी मतलब ठीक सिंथेसिस है और थोड़ा सा टफ टॉपिक आप लोगों के लिए पड़ेगा, बट इजी टॉपिक है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसे, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।